गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का तालाब के अंदर बांस घर और रसोई। चिलमिलाती गर्मी में कस्तूरी पिसने से भीगी हुई चूल्हे के आगे रोटियां सेकते हुए गुस्से में बोलती है। इस गर्मी ने तो कसम से बवाल मचा कर रख दिया है। इस चूल्हे के आगे रोटी सेकने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे जलते हुए तंदूर में बिठा दिया हो। ये रोटियां सेकते सेकते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच में इस गर्मी ने तो हमारा जीना दुर्भर कर दिया है। सुबह होती नहीं कि सूरज देवता कुंडली मारकर हम सभी पर आग उगलते हैं। गर्मी से रात को नींद पूरी भी नहीं होती। सुबह उठते ही खाना पीना बनाना पड़ता है। भीषण गर्मी से पसीने पसीने होकर पांचों बहुएं कामों में जुटी थी कि तभी काव्या, मीरा दीदी, उस बाल्टी में खारा पानी भरा है, उसे खाना पीना बनाने के लिए इस्तेमाल मत करना। पानी की किल्लत के चलते गंदे कपड़े पड़े पड़े बदबू कर रहे हैं। पतीले में तो चुल्लू भर पानी बचा है, इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो पिएंगे क्या? और कोई चारा भी तो नहीं है इस कमरे का। इतना किराया भरने का क्या ही फायदा। एक तो ये मकान भट्टी की तरह तपता रहता है और पानी भी नहीं आता गर्मी में। तो अब जब मैं जून का महीना खत्म नहीं होता, टूटी में सप्लाई का पानी नहीं आएगा। मैं कुएं से पानी भरकर लाती हूँ। मंझली बहू मीरा गागर मटकी उठाने लगती है। तभी कैरी कहती है, मैं भी कुएं पर आपके साथ पानी भरने चलती हूँ। इस घमस भरे मकान में मेरा दम घुट रहा है। मीरा और कैरी खाली मटका गागर लेकर कड़ी गर्मी में कुएं पर चल देती हैं। तभी इमली, जिठानी जी, अगर रास्ते में कहीं गोबर मिले तो उठाकर ले आना, उपले बना लेंगे। जंगल से सूखी लकड़ी पत्ते मिले तो चुनकर ले आना। ठीक है इमली। गरीब शांति अपने पति, बेटे, बहुओं और 7 साल के पोते के साथ पुराने किराए के घर में, जो बिना सीमेंट के ईंट का बना था, किसी तरह गरीब परिवार धधकती गर्मी में गुजारा कर रहा था। हे भगवान, एक तो इतनी गर्म लू चल रही है, ऊपर से जमीन भी गर्म लावे के जैसे खोल रही है। दोनों बहुएं कुएं के पास आ जाती हैं। तभी बड़ी भीड़ होती है। सभी परेशान होकर कुएं के अंदर देख रहे होते हैं कि तभी गांव की फूलमती अम्मा से कैरी पूछती है, अरे फूलमती अम्मा, कुएं पर इतनी भीड़ किस लिए है और इतनी गंदी बदबू कैसी है? पता नहीं इस कुएं के अंदर कैसे जानवर मर गए। हम गरीबों को तो इस कुएं का सहारा था, मगर इसका पानी भी दूषित हो गया। हे भगवान, अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? पूरे गांव में एक ही कुआं और उसमें भी ये जानवर मर गए। घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। बिना पानी की गर्मी में गुजारा कैसे चलेगा? अरे बहुरिया, तुम इतना परेशान मत हो। हम अपनी गांव वाले मुखिया के पास जो दूसरा कुआं है, वहीं पानी भरने जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। अम्मा जी, वो कंजूस मुखिया अपने कुएं का पानी हम गरीबों को मुफ्त में नहीं देगा। सभी प्यास से परेशान गांव के मुखिया के पास आकर पानी मांगते हैं। मुखिया जी, हम गरीब गांव वालों की सहायता कीजिए। कुएं में पशु मर गए हैं, कुएं का पानी अशुद्ध हो गया है। तो मैं इसमें क्या करूं? मुखिया जी, आप हमारे अन्न जल दयाल उत्तर हैं। कृपा कर आप हम गरीबों को अपने कुएं का पानी दे दें। ठीक है, मैं अपने कुएं का पानी दे दूंगा, लेकिन जिस जिसको पानी चाहिए वो मुझे 1 मटकी के 100 रुपए देगा, तभी मैं पानी भरने दूंगा। बताओ, मंजूर है सब गांव वालों को? नाम दया है मुखिया का, लेकिन हम गरीब गांव वालों पर इस मुखिया को तो जैसे दया ही नहीं आती। पानी से तड़पते और बिलखते गांव वालों को मजबूरन मुखिया जी की बात माननी पड़ती है। जो मुखिया को पैसा देता है, उसी को मुखिया पानी देता। गरीब बहुएं निराश अपने घर आ जाती हैं और बाहर की पूरी बात घर के सभी सदस्यों को बताती है। सर्दियों के मौसम में बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा चल जाता है, लेकिन इस गर्मी में बिना पानी के गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये तो कंगाली में आटा गीला हो गया। 1 मटकी भरने के 100 रुपए, इतने तो एक दिन की बस दिहाड़ी मजदूरी ही मिलती है मेरे बेटे को। ऐसे में गरीब क्या खाएगा और क्या पिएगा? शांति की ये बात सुन के नादान गोलू अपनी माँ से, माँ, अगर हम सभी को पानी नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे माँ, पानी के बिना? गोलू बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम है ना, सब पानी का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। मीरा अपने 7 साल के बेटे गोलू को समझा ही रही होती है कि तभी मकान वाला उनके घर पर आ धमकता है।
और मैंने तो तुम जैसे भिखारियों को अपना मकान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हर बार का तुम लोगों का कभी किराया टाइम पर नहीं देना होता है। अरे चमनलाल जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने आपका किराया पचा लिया हो खा के। कैसे तुम मेरे पैसे खाकर पचाओगे? चमनलाल नाम है मेरा। गर्दन पर चढ़कर किराया निकलवाना मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। एक दिन की मोहलत देता हूँ, पैसे दो या कमरा खाली कर दो। घमंडी मकान मालिक पांचों बहुओं के परिवार को घर खाली करने के लिए धमकी देकर चला जाता है। गरीब परिवार पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन में कमरे का किराया कहाँ से आएगा? क्या फायदा हम पांचों भाइयों के होने का, जब हम अपने परिवार का न ढंग से खर्चा चला पा रहे हैं और न ही थोड़ी बहुत जमीन खरीद पाए कि खुद का छोटा घर बनवा सके। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ कौन सा पानी का सुख सुविधा भी नहीं है। गर्मी में कितनी परेशानी होती है, और तो और पूरे घर में सीलन है। हम भाई इतनी गर्मी में ईंट की भट्टी में काम करते हैं, जिससे पूरे दिन की दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ 200 रुपए ही हो पाती है, जो कि घर के किराए में ही आधी मजदूरी चली जाती है। सब लोग भीषण गर्मी में रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं और अगले दिन पांचों बहुएं जंगल में आती हैं, जहां ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो पांचों बहुएं बांस के नीचे बैठती हैं, जहां इमली की नजर हिरण के ऊपर जाती है। वो देखिए हिरण। हाँ, तो जंगल है तो जानवर तो होंगे ही ना। अरे जेठानी जी, आप समझी नहीं। हिरण वही होता है जहाँ नदी या तालाब हो। क्यों ना हम उस हिरण का पीछा करें? इतना कहकर पांचों बहुएं हिरण का पीछा करती है। तभी उन्हें जंगल में बहुत बड़ा तालाब दिखता है, जहाँ कुछ लोग बांस के नाव में मछली पकड़कर ले जा रहे थे। देखो तो, इन मछुआरों को बांस का कितना टिकाऊ नाव बना रखा है इन्होंने, और ये पानी पे कितने अच्छे से तैर रहा है। अच्छी बात तो ये है कैरी कि नाव के अंदर छाव है। क्यों ना हम पानी के अंदर घर बनाकर रहें। काव्या का ये विचार मीरा को अच्छा लगता है। सचमुच, जब इस तालाब के किनारे इतनी ठंडक है तो इस तैरते पानी के ऊपर कितनी ठंडक होगी। पानी के बीचों बीच हम अपना घर बनाएं, और वैसे ही आज के बाद हमें वो घर खाली करना है और दूसरे घर का इंतजाम भी नहीं हुआ। अब यही एक चारा बचा है गर्मी से बचाव करने का। जिसके बाद पांचों बहू घर लौटकर सारी बातें अपने घर वालों को बताती हैं, जिससे सभी अपने जरूरत का सामान लेकर तालाब के पास आ जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि तालाब का पानी बहुत गहरा है। क्या सच में हम इस तालाब में रह पाएंगे? हाँ जरूर। आप पांचों जाकर बस जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, आप ले आइए। अब पांचों भाई बांस को काट कर ला कर देते हैं और वहीं जुगाड़ू बहू बांस को रस्सी की मदद से जोड़ देती है और काफी घंटों के बाद उनका घर जो बनकर तैयार हो जाता है। और साथ ही बहुएं उस बांस के घर की छत को पोटी पोटी और बड़ी घास भी लगा देती है, जिससे सांस। क्या ये बांस हम सभी का वजन झेल पाएगा? क्यों नहीं माँ जी, हम पांचों जुगाड़ू बहुओं ने इस बांस की लकड़ियों को इतनी मजबूती से बांधा है, हमारे ये घर कभी नहीं टूटेगा और ये काफी मजबूत भी है। पांचों बहुएं मिलकर उस बांस से बने घर में अपना रसोई भी बना लेती हैं। बल्ले बल्ले, अब हम लोग पानी वाले घर में मीठी मीठी नींद सोएंगे और मम्मी और चाची हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पांचों बहुएं पानी पर तैरती बांस से बनी जुगाड़ू रसोई में बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना पीना बनाकर सबको खिला देती हैं। और पांचों बहुएं जंगल से हाथ पंखा, घास की झाड़ू, चटाई और कालीन बनाकर बेचती हैं। और तो तालाब में जो उनको मछलियां मिलती उसे भी बेचती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता है। और बांस से जुड़ी चीजें जैसे बांसुरिया वगैरह भी बनाकर बेचती हैं। नदी के बीचों बीच बहू की खेती और ससुराल। अरे कविता बहू, बड़ी जल्दी तू तो इस रंग में ढल गई है। अब तुझे इस नदी में तैरते घर से डर नहीं लगता। कितने आराम से खाना बना रही है तू। अरे माँ जी, डर कैसा, अब तो मुझे यहाँ की आदत सी हो गई है। आज मैंने हम सबके लिए गर्मा गर्म मछलियाँ भूनी है। चलो बढ़िया है, आज तो साग नहीं खाना पड़ेगा, गर्मा गर्म करारी मछली खाएंगे। वैसे भी आज का मौसम बहुत ठंडा है। बहू सबको भुनी हुई गर्मा गर्म मछली रोटी परोसती है। सब लोग संतोष से खाते हैं। किसी ने ठीक ही कहावत कही है शारदा,
बहुएं लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज अगर बहू नहीं होती तो ना जाने हम गरीब ससुराल वाले कहाँ भटक रहे होते। बहू की सूझबूझ से ही हमारा नदी पर सरोवर बना है। तभी एकदम से नदी पर तेज तेज लहरें उठती हैं, मानो अभी उन गरीबों को डुबो देगी। ऐसी भी क्या परिस्थिति रही होगी इस गरीब परिवार की, जो ये परिवार महासागर जैसे दिखाई देने वाली नदी के बीचों बीच बसे हुए थे। जहां टूटे फूटे कच्चे मकान के अंदर मनोहर का परिवार दुख भरी रोटी खाने बैठे ही थे कि एक तरफ चूल्हे का धुआं सहते हुए कविता फटी साड़ी का घूंघट ताने रोटियां बना रही थी। बाबूजी, एक और रोटी थाली में डालूं क्या? मनोहर को रोटी खाने की इच्छा तो थी, लेकिन घर में सीमित थोड़े राशन के चलते वो इनकार कर देता है। नहीं नहीं बहू, मेरा तो पेट एकदम भर गया, अब निवाला भी नहीं खाया जाएगा। कविता अपने हिस्से की रोटी थाली में बढ़ाती है। बस एक और रोटी खा लीजिए बाबूजी। तभी चौखट पर चढ़कर मकान मालिक तंग करता है। वाह भैया जी वाह, मेरे इतने महीने का किराया पचाकर रोटी ठूस रहे हैं। कैसे बेशरम आदमी हो तुम। तुम्हें थोड़ी शर्म हया है या नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे हलक से रोटी कैसे उतर रही है। निकालो भाई किराया। सेठ जी, अभी ठंड के कारण काम ठीक से नहीं चल रहा है, मगर जल्दी ही किराया चुका देंगे। बस बहुत हुआ, तुम गरीब जात ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। बस भैया, तुम अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, मेरा मकान खाली कर दो अभी इसी वक्त। ये सुनते ही मनोहर मकान मालिक के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगता है। अरे सेठ जी, हम पर थोड़ी दया करो। ऐसे ठंड के कहर भरे मौसम में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकूंगा? हमें कौन आसरा देगा? उससे मुझे क्या लेना देना? चाहे तो रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगो, फुटपाथ पर रहो, नदी में जाकर डूब मरो। एक ही झटके में गरीब ससुराल वाले बेआसरा होकर थर थर कांपते हुए मारे मारे फिरते हुए नदी किनारे थक कर बैठ जाते हैं, जहां नदी तेज तेज लहरें और फेन उठा रही थी। हे भगवान, इस नदी के तट पर कितनी ठंड है। ये बर्फीली हवाएं हड्डियों में चुभ रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि ईश्वर इस कदर भटकाएगा। मुझे तो थोड़ी देर में ही थरथराहट हो रही है। भाभी, भैया, माँ, पिताजी, चलिए यहाँ से। मगर हम यहाँ से भी आखिर कहाँ जाएंगे? तभी नदी की लहरों के बीचों बीच में कविता को एक सूखी सतह नजर आती है। वो देखिए सब लोग, नदी के बीचों बीच सूखी जमीन है। किसी तरह अगर हम उस हिस्से तक पहुँच जाएं, तो वहीं पर अपनी बसावट कर लेंगे और रह लेंगे। मगर कविता, ये नदी काफी गहरी है, इस तैरती नदी के बीच में रहना असंभव है। बेटा रमेश, जब ये छोटी सी मछलियाँ इतने गहरी नदी के भीतर रह सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? कम से कम इन मछलियों को भटकना नहीं पड़ता। हाँ, इस नदी पर घर बनाना कठिन तो है, लेकिन हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम नदी के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए नाव तैयार करते हैं। सब के सब गरीब ससुराल वाले अलग अलग भागों में बंटकर सामग्री जुटाने में लग जाते हैं। अजी ये देखो, ये तो देवदार की लकड़ी है। इस वृक्ष की लकड़ी सबसे मजबूत और टिकाऊ होती है। अब हम सभी इन लकड़ियों की मदद से अपनी नाव बनाएंगे। सब काफी मेहनत से लकड़ी काटकर बड़ी सी नाव तैयार कर लेते हैं और नदी की गहराई को पार करके सभी उस जमीन तक पहुंच जाते हैं, जहां नदी की वो सूखी सतह थी। चारों तरफ रेत में चमकीले चमकीले पत्थर, कटीले कैक्टस, झाड़ियां और दो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जो कि नारियल पानी के फल से भरे हुए थे। भाभी देखो, यहाँ कितने सारे नारियल के पेड़ हैं। इसका मतलब नदी की ये जगह खेती बाड़ी करने के लिए काफी उपजाऊ है। यहाँ पर खेती भी कर सकते हैं। देखो, ये जमीन अंदर से गीली दलदली है, यहाँ खेती फलेगी। बहू, खेती बाड़ी की तो बाद में सोचेंगे, पहले रहने का इंतजाम करो। हम इस जमीन पर तो नहीं रह सकते ना, हमें यहाँ घर बनाना होगा। मगर इस तैरती नदी पर घर कैसे टिकाएंगे? ऊपर से यहाँ पर घर बनाने का कोई साधन भी नहीं है कविता। अजी, सब कुछ थाली में परोस कर थोड़ी ना मिल जाता है। जिस तरह हम लोगों ने लकड़ी से नाव बनाई थी, वैसे ही हम सभी इस नदी की दलदली मिट्टी से घर बनाएंगे। और आप और पिताजी नदी के पार से लकड़ियाँ ले आइए। और भाभी देखो, इस रेत में कितने चमकीले पत्थर भी मौजूद हैं। इनसे हम अपने घर की सजावट करेंगे।
कविता कपकपाते हुए घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है। वहीं सास नदी के बीच में से रेत और पत्थर निकालती है। तब तक ससुर और पति लकड़ियां ले आते हैं। सबसे पहले हमें मजबूत नींव बनानी होगी ताकि नदी की तूफानी लहरें हमारा घर न डुबा सकें, क्योंकि यहाँ जान का डर है। अजी चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब पार लगाएगा। आखिरकार सब मिलकर कड़ी मेहनत से नदी पर बसेरा बना लेते हैं। शुक्र है सांझ ढलने से पहले घर भी तैयार हो जाए। ठंड बढ़ रही है, चलो सब भीतर चलते हैं। सभी थकान से चूर होकर घर में आ जाते हैं। अब सबको भूख सता रही थी। आप सभी को भूख लगी है ना? मैं खाने का कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। कहाँ से खाने को लाएंगे बहू? ये नदी की पूरी जमीन पर तो कंटीली झाड़ी ही उगती हैं बस। कविता घर से बाहर आती है और पेड़ों पर से नारियल तोड़कर अंदर लाती है और संतोष भरे भाव से कहती है, माँ जी, ऊपर वाले ने भले आज हमारी रोटी भाग्य में ना लिखी हो, मगर ये अमृत जल तो हम सब लोग पी सकते हैं। भूखे पेट सोने से तो ये अच्छा ही है ना। एकदम से गरीब सास की आंखों में दुख के कारण आंसू आ जाते हैं। बहू हमें क्षमा कर दे, बहुएं तो घर के आंगन की शोभा होती है, मगर आज तुझे हमारे साथ इस गरीब परिस्थिति में इस नदी पर भटकना पड़ रहा है। भगवान तुझ जैसी कुशल बहू सबको दे। सब लोग नारियल पानी पीकर ही पेट भरते हैं। अरे भाग्यवान, ये नारियल पानी तो अमृत जितना मीठा है। अगर इसे हाट बाजार में बेचें तो एक नारियल पानी 70-80 रुपए से कम का नहीं बिकेगा। बाबूजी, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं कल से नारियल को तोड़कर बेचूंगा। 2 पैसे आएंगे तो भरण पोषण होगा। रमेश जी, कल आप बाजार जाएंगे तो 2-4 सब्जी के बीज और खाद लेते आना। मैं नदी के हिस्से पर खेती करूंगी। अगले दिन बाजार में नारियल बेचकर रमेश खाद बीज ले आता है और जुगाड़ से कविता नदी के बीचों बीच गहरा बनाकर बीजों की रुपाई करती है। थोड़े दिनों में सूरज की किरण, धूप, खाद पानी से खूब खेती होती है। अरे बहू, तू तो बड़ी जुगाड़ू निकली। इस जुगाड़ से देख तो कितनी बढ़िया फसल लहरा रही है। कितनी ताजी गोभी, पालक, तुरई, साग सब्जी हुई है। भाभी, आपकी नदी की ताजी ताजी सब्जी की खेती तो बाजार में ग्राहक मुंह मांगे दाम पर खरीदने में भी खुशी पाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ननद जी, तब तो मेहनत सफल हो जाएगी। गरीब बहू जमीन पर उगाई ताजी सब्जियों को टोकरी में सजाती है और नाव के सहारे सब्जी बाजार में लेकर जाती है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, नदी किनारे उगी हुई बढ़िया किफायती सब्जी ले लो। लाल लाल रसीले टमाटर, हरी भरी पत्ता गोभी, सेम फली, साग ले लो। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बड़ी ताजा और चमकदार हैं। ऐसी ताजा सब्जियां देखे हुए तो जमाना हो गया है। अरे जरा 1 किलो पत्ता गोभी, 2 किलो टमाटर तोल दो। जी अभी दे देती हूँ, ये लीजिए। उस महिला के बाद बाजार के सभी लोग गरीब बहू के पास भीड़ लगा लेते हैं और खूब सब्जियां खरीदते हैं। देखो ननद जी, हमारी नदी वाली खेत की सारी सब्जी भाव के भाव बिक गई और कितना लाभ हुआ है। आज तो पेट भरकर खाना खाएंगे। भाभी देखिए ना, वहाँ कितनी बढ़िया मछली बिक रही है, खरीद लेते हैं। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मछलियाँ खाना अच्छा लगता है। पर ननद जी, हमारा तो घर ही तैरती नदी पर है, तो नदी के अंदर भी तो इतनी सारी मछलियाँ होंगी। हम उन्हें अपने भरण पोषण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। दोनों ननद भाभी अपने नदी वाले घर लौटने लगती हैं, जहाँ मछलियाँ गहरे पानी में गोता लगा रही थी। दोनों रात भर के लिए जाला लगाकर छोड़ देती हैं, जिससे सुबह तक काफी सारी मछलियाँ जाल में फंस जाती है। भाभी ये देखो, हमारे जाल में कितनी मछलियाँ फंसी है। जाल भी फटने को हो रहा है। आज तो हमारी दावत हो जाएगी। अंत में कविता नदी पर तैरते घर के बाहर ही अंगीठी पर नदी की ठंडी ठंडी लहरों के बीच मछलियाँ भूनकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। इस तरह गरीब ससुराल वाले तैरते नदी घर पर और खेती बाड़ी से खुशहाल अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगते हैं और नदी के बीचों बीच लगी हुई सब्जियों से अपना जीवन सरल बनाते हैं।